वंस अगेन वेलकम बैक। नई सब नई उमंग नया सवेरा। और आज से जब से मेरा शो का स्टार्ट हुआ है सुबह से, तो मैं सिर्फ प्यार मोहब्बत अमन की बात कर रही हूँ, क्योंकि जब आपके शो पे ऐसी पर्सनालिटीज़ आ रही होती हैं जो एम्बेसडर हों पीस के, अमन के, प्यार के, मोहब्बत के, तो वो एक फील जो है ना वो आपके अंदर आ जाता है। क्योंकि जब हमारे गेस्ट आने वाले होते हैं तो उससे एक दिन पहले से जो है हम तैयारी शुरू कर देते हैं। और मैं जितना भी उनके बारे में पढ़ रही थी ना, तो एक हम्बलनेस, एक पीस, एक लव का जो सिंबल है ना, वो मेरे अंदर जो है ना मेरी पर्सनालिटी में आता जा रहा था। तो मैं उस बारे में उनका थैंक्स भी करूँगी। और इनके लिए मैं एक चीज़ जो मैंने पर्सनली बहुत महसूस की वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारे मुल्क में जो है जैसी इनकी सोच है, इस तरह की सोच की ज़रूरत हर कौम के हर उस अफराद को उस वक्त ज़रूरत है, हर फर्द को ज़रूरत है जिस कौम में जो है इश्तियाल पाया जाता है, जो ये समझते हो कि वो ये हैं और उस कौम में तो ये चीज़ है। जो तफर्रुक़ात है ना, अगर ये किसी भी तरह के तफर्रुक़ात किसी भी कौम में हो तो उसके हर फर्द को इनके जैसी सोच रखनी चाहिए। मैं इनको सल्यूट करती हूँ क्योंकि हमेशा बात करते हैं वननेस की, टुगेदरनेस की, लोगों को मिलाने की। और ईस्ट और वेस्ट में जो एक खला पैदा हो गया है उसको पुर करने की ये बरसा बरस से कोशिश करते आ रहे हैं और माशाल्लाह काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे हैं। और हमेशा जो है आगे भी इनकी यही कोशिश रहेगी कि ये जो एक फ़र्क है जो हमें दिखता है, जो शायद आप कहीं ऊपर ऊंचाई से देखें तो वो फ़र्क, वो बॉर्डर्स आपको ना दिखे, तो वही सोच ये लेके जो है आगे बढ़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, मैं उनसे कहूँगी कि इस शो को ज़रूर देखिएगा। इस शो से आपको बहुत सारे मैसेज और आपको एक रास्ता मिलेगा जो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। तो मैं वेलकम करती हूँ अपने शो में शॉन्ड्रे को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। मैं भी बहुत आज ऑनरेबल फील कर रही हूँ कि आप मेरे शो का हिस्सा बने, क्योंकि जो बात आप कर रहे हैं, जो मैसेज आप दे रहे हैं, वो शायद हर फर्द की जो है ना सोच, नज़रिया वो होना चाहिए। तो मैं बहुत स्टार्ट से चाहूँगी कि मैं आपके बारे में स्टार्ट करूँ। इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो शान शहरियार खान जदून इनका जो नाम है, और उससे ये शिफ्ट हुए शॉन्ड्रे पे। तो ये स्टोरी है इस नाम के चेंज होने में, जो आपका बिल्कुल इनिशियल स्टार्ट था। मैं चाहूँगी स्टार्ट से आप शुरू करें, आपका बचपन, उसके बाद क्या कुछ हुआ, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? जी, पहले तो देखें हर इंसान में वो ऐसी चीज़ें होती हैं उनकी लाइफ में कि उनको चेंज कर देती हैं। तो जब मैं 6 साल का था तो मेरे चाचा थे, वो आईजी पुलिस के थे। तो हम लोग बनू में थे, तो उन्होंने बोला कि जी बेटा हम आपको ले जाना चाहते हैं, किसी एक कैंप पे ले जाना चाहते हैं। तो मैं वहाँ पे गया दूसरे बच्चों के साथ, तो देखा वहाँ पे लोग थे 3-4 दिन से वो भूखे थे बेचारे, बूढ़ी औरतें, बच्चे, बूढ़े आदमी। तो जब मैंने वो देखा मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो हमारी पुलिस की लॉरी में काफ़ी क्या नान थे या जो मतलब के रोटियाँ थीं, तो उन्होंने जो फेंकने शुरू कर दी, तो एक रोटी जो सी थी मोल्डी सी थी, मतलब कि वो पुरानी थी, वो मेरे पैर पे गिर गई। जब मैं पैर पे गिरी तो मैंने देखा एक लड़का वहाँ पे घसीटता मेरी उम्र की 6 साल की उम्र आ रहा था मेरे पास कि मुझे दे दो प्लीज़। मैंने उसको दी तो इतना भूखा था वो, उसने खुद नहीं खाया, वो वापस चले गया, अपनी माँ को दिए, जो उसके हाथ में बच्चा था और एक लड़की भी थी। तो उसके बाद फिर लोग शुरू हो गए लेने के लिए, तो मैंने उसको नहीं देखा। लग गई हो? हाँ जी, मैंने उसको देखा नहीं फिर। तो अभी तक मैं सोचता रहता हूँ कि उस बेचारे का क्या हुआ, उसकी माँ का क्या, बच्चों को क्या हुआ। तो मुझे बड़ा चेंज हो गया। तो जब मैं वापस घर पहुँचा तो मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगी, और 3-4 दिन तक मैं ज़्यादा खाता नहीं था। मैं बोला यार ये दुनिया में किस तरह हो सकता है कि मैं 6-7 कोर्स के मील खा रहा हूँ, ये बेचारे लोग 3-4 दिन से भूखे हैं। तो इसलिए मैं चेंज हो गया, मेरी लाइफ इस तरह मेरी चेंज होती रही, और इसलिए मैं अच्छे काम करता रहता हूँ। वैसे मुझे 6 साल की उम्र में आपको ये सोच अल्लाह ने दी, ये बहुत बड़ी बात। जी, वैसे लोग मुझे बोलते हैं मीडिया के, जी आप तो दूसरे बच्चों ने क्या किया। मैं बोला देखें, अगर उनके पैर पे वो रोटी पड़ जाती तो शायद वो काम करते थे, मेरे पे ना होती तो मैं ना करता वो जो। तो ये मतलब नहीं कि मैं इतना अच्छा हूँ कि मैंने किया है, यही है कि बस वो किस्मत से मेरे पैर पे गिर गया, मैं तभी ये काम कर रहा हूँ। अल्लाह वसीला बनाता है लोगों के लिए। उसके बाद फिर क्या हुआ, किस तरह आपने और अपनी सोच को डेवलप किया, क्योंकि वो बचपन था आपका। उसके बाद एकदम से सोच भी आपकी थोड़ी सी इमेच्योर होती है, लेकिन आपने बहुत अच्छी चीज़ सोची। उसके बाद क्या हुआ आगे? जी, मैं बड़ा लकी था कि मैं एक स्कूल है, मैं एबटाबाद में भी पढ़ा हुआ हूँ। जी, मैं एबटाबाद के इलाके का हूँ मैं। तो मैं वहाँ पे बर्न हॉल में मिलिट्री स्कूल में भी पढ़ा हुआ हूँ। मैं अमेरिकन स्कूल का भी पढ़ा हुआ हूँ कराची में। तो मेरी तरबियत काफ़ी मतलब कि गुड थी। तो जब मैं अमेरिका गया तो मैंने चाहा मैं शायद यूनाइटेड नेशंस में जाऊँगा। तो मैं तभी मैंने लॉ पढ़ा। किस उम्र में गए आप? जी, मैं 18 साल की उम्र में गया, और मैं वहाँ पे से 37 साल से ज़्यादा
मैं रह चुका हूँ वहाँ पे। माशाल्लाह, जी, 33 साल हो गए आपको? जी वहाँ पे जी। ओके। और सो व्हाट आई डिड वाज आई ट्राइड टू गो जॉइन द यूएन। तो फिर मैंने पढ़ा पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और लॉ पढ़ा मैंने, तो ये पता लगा कि यूनाइटेड नेशंस है मगर सारे लोग कंट्रीज यूनाइटेड नहीं हैं। तो मैं बोला यार फ़ायदा क्या है इस कंट्री में जिसमें वीटो पावर चंद कंट्री को मिलता है, तो यूनाइटेड ना हुआ ना हो। फिर मैंने अपनी मतलब के ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की, ह्यूमैनिटी वन, और मैं आई ट्राइड टू हेल्प NGOs। तो फिर मैं इस तरह करता रहा हूँ। अच्छा, जब आपने काम स्टार्ट किया, एक तो बहुत अर्ली यंग एज में आपने स्टार्ट किया, और वो भी ऐसे प्रदेश में जहाँ पे जब एक पाकिस्तानी जाता है तो उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपके पास माशाल्लाह से ब्रॉड माइंड था क्योंकि आप पढ़े लिखे थे और यहाँ से अच्छी तरबियत आपको मिली थी। तो किस तरह की मुश्किलात का आपको बिल्कुल इनिशियल में सामना करना पड़ा? जी पहले तो जब मेरे वालिदैन ने पता चला कि जी मैं कोई वो पॉलिटिक्स पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, बोला जी बेटा तुम क्यों अमेरिका जा रहे हो, तुम पाकिस्तान में रहो, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला अगर जाना चाहते हो तो फिर बेटा हम तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे, तुम खुद ही करो। तो वहाँ पे मुझे जो भी करना पड़ा वहाँ पे मैंने किया, और स्कूल भी गया, और क्योंकि मैं चाहता था कि मैं खुद अपने से करूं। यहाँ पे तो अगर आप किसी अच्छे ख़ानदान से, या मतलब के ख़ानदान जो जिस पास पैसे हैं, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता, मगर आप किसी और कंट्री में जाएं, कोई किसी को नहीं जानते वहाँ पे, तो इट्स मच हार्डर टू बी एबल टू डू समथिंग, बट आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन आप ये देखें, अभी जो आपने बात की, यहाँ पे पैसे के जोर पे सारी चीज़ें हो जाती हैं, वहाँ जाके चाहे बड़ी से बड़ी पर्सनैलिटी क्यों ना, वो क्यों में भी लगती है, वो वेट भी करेगी, लेकिन यहाँ पे तो हम आते हैं और ऐसा कॉलर खड़ा करके कि मतलब भाई हट जाओ, रोब दबा। आपको नहीं लगता ये चीज़ बहुत गलत है? जी ये गलत है, मगर ये अच्छी बात ये कि जी मैंने यंग जनरेशन के साथ बात भी की है। कुछ चंद दिन पहले मैं कि यूनिवर्सिटी में था, मैं लेक्चर दे रहा था दुनिया के बारे में, तो जो मैंने देखा बच्चों को, जो यंग लोग हैं जी, उनसे बात करके देखा कि ऐसा लगता है कि वो सारे सारी दुनिया में फिरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, वो सब कुछ चीज़ें देख सकते हैं जो हमने बचपन में नहीं देखी, तो हमसे फार एडवांस्ड हैं। वो किसी दूसरे यंग यूथ से कम नहीं है पाकिस्तान के यूथ। आपको यू शुड अंडरस्टैंड कि 500 साल पहले क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया पाकिस्तान को ढूंढ रहा था कि उसको अमेरिका में लिया। तो आप खुद ही सोचें 500 साल हम क्या लोग होंगे, तो हम किसी से कम नहीं हैं पाकिस्तान के लोग। हाँ, अच्छा, अभी आपने यूथ का जिक्र किया और आपने इस तरह कहा कि आप उनको लेक्चर भी देते हैं, और उनका एक माइंडसेट जो है, जो आपने समझने की कोशिश की, वो ये है कि वो किसी भी कौम से हमारे जो यंगस्टर हैं वो पीछे नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है एक फोकस की, और कि कोई आए और आके उनको अपने साथ लेके चले। तो यहाँ हमेशा आपके साथ भी इस तरह प्रॉब्लम आई, इनिशियल स्टेप लेने से लोग डरते हैं, तो आप उनको क्या वो माइंडसेट अपना करें कि वो इस तरह की चीज़ों में आगे बढ़ें और ये जो तफर्रुकात हैं उन्हें ख़त्म करें? आप यूथ को किस तरह उस चीज़ पे लाने की कोशिश करें? जी मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उनकी लाइफ में होती है ना जी, हर यूथ को, अगर आपके वालिदैन बोल रहे हैं आप डॉक्टर बने मगर आपको इंजीनियरिंग पसंद है, आपको इंजीनियरिंग करना चाहिए। क्योंकि अगर आप 8 घंटे आप अगर वर्क में लगाएंगे और आपको डॉक्टरी पसंद नहीं है मगर इंजीनियरिंग पसंद है, तो फिर आप तो घर में भी आपको मूड भी ख़राब होगा, आप बच्चों से भी मूड खराब दिल से भी नहीं करेंगे, दिल से भी नहीं करेंगे, तो आपके उनसे पेशेंट्स हैं उनको भी इफेक्ट होंगे। आपको वो यू शुड फाइंड योर पर्पस क्या है, कि आपको म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं वो पहले माइंड बनाएं और फिर वो करें, और फिर वो उस पर सिंगल माइंडेडली उस पर लग जाएं, बिकॉज हाँ, और ये मैसेज जो था ये उन तमाम पेरेंट्स के लिए था जो जोर देते हैं अपने बच्चों को कि ना आप इस फील्ड में जाएं, कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैं आप इनकी पर्सनालिटी के बारे में बताऊं, माशाल्लाह से बहुत सारे शेड्स हैं, ये आर्टिस्ट भी हैं, फिर ये लेक्चर भी देते हैं, इसके साथ साथ ये माशाल्लाह गाते भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं, तो आपकी लाइफ के बहुत सारे शेड्स हैं। तो आपने हर वो जो है शोबा चुना जो आपको पसंद था, इसलिए आप उनसे जस्टिस भी कर पाते होंगे। तो उस बारे में आप बताएं, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं वो चाहते हैं कि वो इंस्पिरेशन उन तक पहुंचे। जी मैं बड़ा लकी था जी कि मेरे दोनों वालिदैन जो इस वक्त हमारे साथ नहीं हैं, उन्होंने हमें कभी नहीं रोका कि ये ना सोचो वो ना सोचो, बेटा जो भी आप करना है मगर दिल लगा के सोचो। तो इसलिए आई वाज एबल टू डेवलप माय म्यूजिक एंड ऑल द डिफरेंट थिंग्स कि मैंने जो आई वांटेड टू डू। तो द सेम थिंग दैट द मदर्स दैट आर वाचिंग, फादर्स दैट आर वाचिंग, उनको भी यही
सोचना चाहिए कि बच्चों को एप्टीट्यूड जो भी उनका है उस पर लगा दें। जी, और म्यूज़िक की बात की आपने, म्यूज़िक को हमेशा कहा जाता है रूह की ग़िज़ा है, और माशाल्लाह आप लोग देख सकते होंगे जब से ये बैठे हैं इनके चेहरे पे एक बहुत अच्छी सी स्माइल है जो एक पॉजिटिव वाइब जो है वो तमाम देखने वालों को दे रही होगी म्यूज़िक की तरफ। एक आप बात कर रहे हैं पीस की, अमन की, लोगों तक मोहब्बत की आप बात कर रहे हैं, फिर एकदम से चेंज आता है म्यूज़िक की तरफ। तो क्या इंस्पिरेशन मिली कि आपने सोचा कि मैं अब म्यूज़िक के थ्रू जो है लोगों को पीस का पैगाम पहुँचाऊँ? जी, इन द लास्ट 2 साल में सारी दुनिया में जो इराक की वॉर है और अफ़गानिस्तान में, तो लोग समझ रहे हैं कि जी क्लैश है इस्लाम में और ईसाइयों में हैं, और तो इसलिए मुझे कहा गया कि जी आप एक क्रिसमस एल्बम बनाएं मुसलमानों की तरफ से जो रिस्पेक्ट करती है, दिखाने के लिए कि मुसलमान किसी को हेट नहीं करते, स्पेशली हम लोग तो अहले किताब हैं यहूदियों के साथ और ईसाइयों के साथ। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जी आप एक क्रिसमस एल्बम गाएं पहली वाली मुसलमानों की तरफ से। मैंने वो गाई और इस साल उसको कंसिडर भी किया ग्रैमी अवार्ड के लिए। और पर मगर ये नहीं था कि मेरी आवाज़ ही अच्छी थी, जो लोग जिन लोगों ने मेरे से काम किया वो भी सारे ग्रैमी अवार्ड विनर थे। तो अगर आप विनर से काम करेंगे तो वे नहीं करेंगे ना, कि आप अच्छा ही काम करेंगे। हाँ, अच्छा काम करेंगे, ये तो आपने बता दिया कि ना बड़ा अच्छा सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन अगर वो थोड़ा सा अगर आप कुछ सुना भी देना तो मतलब जो हमारे देखने वाले हैं वो उसका जो आपने क्रिसमस एल्बम आपने रिलीज़ किया, अगर आप चाहें उसके कुछ जो है आप सुनाना चाहें उसमें से। वो तो अंग्रेजी में, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सुना दें, 1-2 स्टैंजा अगर आप सुनाना चाहें तो आई थिंक लोगों को जो है वो एक मॉर्निंग में अच्छी पॉजिटिव मैसेज किसी भी ज़बान में हो लोगों तक पहुंचता है। अच्छा जी, वो अंग्रेजी में करना पड़ेगा इस तरह की, ये वर्ड्स ये हैं जी। हाँ, ठीक है। If I had my way this Christmas, if all I would wish could be, there'd be peace on earth, goodwill among men, and love in all that we do. ओके, ग्रेट। Thank you जी। और कहते हैं यही है और ये सच भी है, अगर आपको ज़बान समझ आए ना आए लेकिन जो प्यार और अमन की बात होती है ना वो आपको अंदर महसूस होती है। और एक कॉलर भी है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कराची से डॉक्टर अनवर ज़हीर बात कर रहा हूँ। जी, कैसे हैं आप अनवर साहब? बहुत शुक्रिया। आज चूँकि आपका फोकस जो है वो म्यूजिक है और मैं म्यूजिक के सिलसिले में आपसे अर्ज करूँ कि म्यूजिक की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई रिजर्वेशंस नहीं होती। ये एक ऐसी इंटरनेशनल लैंग्वेज और एक ऐसी चीज है जो कि रियली इट टच योर हार्ट एंड सोल। और इसकी तारीख बहुत पुरानी है, हजरत अमीर खुसरो के वक्त से लेके और आज तक म्यूजिक के अंदर इतनी ज्यादा तरक्की हुई है और इतनी ज्यादा इसके अंदर मुख्तलिफ मराहिल के अंदर मुख्तलिफ साज और उसके साथ साथ सुर और उसके साथ साथ क्लासिकल म्यूजिक का एक ऐसा खजाना बिखरा हुआ है जो कि 7 सेंचुरीज के ऊपर फैला हुआ है। यानी अगर देखा जाए तो अमीर खुसरो ने मुख्तलिफ साज इजाद किए और उनकी जो क्लासिकल राग रागनियां थी वो आज तक हमारे यहाँ मकबूल आम है। जरूरत सिर्फ इस बात की होती है कि आप म्यूजिक को किस तरह एक्सप्लोर करते हैं और उसका पैगाम दूसरे को किस तरह पहुंचाते हैं। असल चीज जो होती है उसमें 3 चीजें होती है म्यूजिक के अंदर जो उसकी फंडामेंटल और बेसिक्स हैं। उसमें जो फर्स्ट चीज होती है वो आपके लिरिक्स हैं और जो सेकंड होती है वो कंपोजिशन और थर्ड जो आता है वो वोकल। तो वोकल जो होती है वो जो कि क्लासिकल म्यूजिक को जानता और पहचानता है उसके सुर होते हैं और अगर उसके गले में वो सुर हो और वो मौसीकी के इन दोनों चीजों को असनाफ को उस आवाज के जरिए सुरों में ढाले तो फिर तमाम लोगों के अंदर वो फैलती हुई चासू महसूस होती है। यही वो पैगाम होता है जिसके जरिए सारे लोग एंजॉय करते हैं। जी, और आपका मैसेज भी बहुत ही खूबसूरती के साथ और प्यार के साथ हम तक और तमाम देखने वालों तक पहुंचा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। और ऐसे जो कॉलर्स होते हैं ना, देखने वाले होते हैं, वो भी आपको एक एनर्जी और एक इंस्पिरेशन देते हैं। जहाँ मेरे देखने वाले भी ये चीज़ पूछना चाहते होंगे उनकी तरफ से, और मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगी कि जहाँ चीज़ें पॉजिटिव हुई वहीं बहुत सारे आपको डाउनफॉल्स भी देखने को मिले होंगे डेफिनेटली लाइफ में, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जहाँ पे इंसान का मोरल डाउन हो जाता है। तो उस बारे में आप अपना क्या एक्सपीरियंस बताएं? मैं आपको एक एनालॉजी बताता हूँ जी। अगर हम जब सब बच्चे थे हमको बड़ा हम सबको शौक था कि हम साइकिल चलाएं। कितनी दफ़ा हम साइकिल चला रहे थे, ट्राई कर रहे थे, हम गिर जाते थे, मगर हमको शौक था साइकिल चलाने का, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपसे जब पहले बात कर रहा था कि जी इंसान को अपना पर्पस ढूंढना चाहिए
जैसे वो लॉ करना चाहते हैं, म्यूज़िक करना चाहते हैं या क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो अगर आपका पर्पस हो तो फिर कोई भी जो आपके पास खलल आएगा, जो इफ आई एम यूजिंग द राइट वर्ड, तो वो आप माइंड नहीं करेंगे, आप यू पिक योरसेल्फ अप एंड डस्ट योरसेल्फ ऑफ एंड आप करते रहेंगे वो काम। और एक और कॉन्सेप्ट भी है, मैं सिर्फ मेरी आज सोच ये है कि जो हमारे यंगस्टर हैं उनके माइंड में जो भी चीज़ें नेगेटिव हैं, या हमारे जो बड़े भी हैं वो भी अपनी औलाद को भेजने से पहले बाहर थोड़ा सा घबराते हैं, कतराते हैं। किस तरह की मुश्किलात हैं जब यहाँ से कोई यंगस्टर या कोई भी बाहर जाता है, तो उसको डेफिनेटली आप देखते होंगे, आपकी मुलाकात भी होती होगी, किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वहाँ लोगों जी? पहले तो अगर आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, पहले तो वो आपको बच्चा होगा जाएगा तो वो तो आने नहीं देंगे पहले, अगर वो उसका I-20 नहीं होगा किसी कॉलेज में जाने के लिए। तो जब वो कॉलेज जाएगा तो वहाँ पे कॉलेज की जो उनकी डायरेक्टर होती है फॉरेन स्टूडेंट्स की, वो उसको मिलेगी, बताएगी, हाउसिंग उसका सारा हो जाएगा। तो आजकल के ज़माने में काफ़ी आसान हो गया है, वहाँ बच्चे जो यहाँ से जाते हैं, यंग पीपल, वहाँ पे एवरीथिंग इज़ सेट अप। अब तो यहाँ से निकल ही नहीं सकते जब तक आपको वहाँ पे कुछ ठिकाना हो या कुछ करने वाले वहाँ पे। सो इट्स एक्चुअली नथिंग टू वरी अबाउट, इट्स एक्चुअली वेरी गुड। ओके, अच्छा जब आप गए उस ज़माने की अगर मैं बात करूँ, उस टाइम की और आज की बात करूँ, तो बीच में एक ऐसा फेस आया था, मैं 9/11 का इस वक्त जिक्र करना चाहूँगी कि उससे पहले कहते हैं कि जिस तरह यहाँ से पाकिस्तानियों को या मुस्लिम्स को ट्रीट किया जाता था, 9/11 के हादसे के बाद वो बिल्कुल चेंज हो गया। जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, वहाँ जो जाने वाले लोग बैठे हैं वो कहते हैं वहाँ मत आओ, बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन वो लोग वहाँ रह भी रहे हैं और जो उनके कारोबार हैं वो भी चला रहे हैं। तो आप बताइए क्या फ़र्क आया 9/11 के बाद? जी 9/11 में ये हुआ जी कि बस देखें, आप खुद ही सोचें, लास्ट ईयर पिछले साल मई में हमारा एक पाकिस्तान का आदमी था, उसका नाम फैसल शहजाद था, टाइम्स स्क्वायर वाले आप वो 12 साल वो वहाँ अमेरिका में रहा, उसको सिटीजनशिप भी मिली, उसकी बीवी भी थी, उसकी बेटी भी थी, उसके जो उनका वालिद था वो पाकिस्तान की मिलिट्री में था। उसने जाके ऐसी हरकत की तो लोग ऑब्वियसली अमेरिका में सोचेंगे यार हमारे अमंग 12 साल से एक आदमी बैठा है, उसको सिटीजनशिप दिया, वो ये इस किस्म की हरकतें कर रहा है। तो इतनी बुरी चीज़ें हो गई कि तभी मैंने जिस जगह पे उसने वो ब्लो अप करने की कोशिश की, हमने वहाँ पे अपनी CD जो मेरे पगड़े के साथ पहनी हुई है वो लगाई, बताने के लिए कि जी लोग पाकिस्तान से ऐसे हो सकते हैं मगर सारे पाकिस्तानी ऐसे नहीं, क्योंकि हमारे वहाँ पे 7 लाख पाकिस्तानी बैठे हुए हैं अमेरिका में। ओके, अच्छा मैं एक बार फिर से यूथ की तरफ ही आना चाहूँगी और उनके बारे में बात करना चाहूँगी। एक कॉलर है, पहले कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर सुमाना बोल रही हूँ लाहौर से। जी आपको वेलकम करते हैं। शॉन्ड्रे हमारे साथ मौजूद हैं, पीस का मैसेज दे रहे हैं, एम्बेसडर हैं, क्या कहेंगी इनसे? बिल्कुल जी, मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी और इनकी सारी बातें सुनने के बाद इसलिए थोड़ा सा लेट मैंने फ़ोन किया है कि जस्ट इनको एम्बेसडर नहीं कहना चाहिए, इनको ये कहना चाहिए कि ही इज़ द पर्सन रियल ह्यूमन। एक इंसान जो पैगाम लेके चलता है ये वो पैगाम लेके चल रहे हैं और इस पर मैं इनको बड़ी मुबारकबाद दूंगी कि ये बहुत बड़ी एक एफर्ट है कि क्रिसमस के हवाले से इन्होंने एक एल्बम लॉन्च किया है, क्योंकि मैं खुद क्रिसमस ईव में पार्टिसिपेट करती हूँ, शिरकत करती हूँ, तो आई नो कि जितनी खूबसूरती से अमन का पैगाम ये लोग लेकर आते हैं ना, मैं कहती हूँ कि वो तारीफ के काबिल, और मैं इनको अप्रिशिएट करूँगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट इनसे करूँगी जी, कहिए। कि मुझे एक दफ़ा फिर से याद ताज़ा करवा दें जिंगल बेल्स सुना के। ओके, बिल्कुल उस याद ताज़ा करते करेंगे। आप शो देखते रहिए। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, परफेक्ट हूँ और आज तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ बैठी हूँ, शॉन्ड्रे मेरे साथ बैठे हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा शो हो रहा है आपका और ये जो बातें हो रही हैं बहुत ही मज़ेदार, मैं तो इतने गौर से सुन रही हूँ और आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। शो देखते रहिए। और जिस तरह की कॉल से पहले भी हम बात कर रहे थे कि जो हमारे यूथ है, आप तो माशाल्लाह जो आपने काम किया, अल्लाह करे आपको तौफीक दे अल्लाह कि आप और इस चीज़ को आगे लेके चले। तो अब डेफिनेटली आपने एक चीज़ स्टार्ट की, आपने उसकी हर्डल्स भी देखी। अब जो हमारे और लोग हैं, जो हमारे यंगस्टर हैं, हम ज़्यादातर उन्हीं पर डिपेंड कर रहे होते हैं, चाहे हम पॉलिटिक्स की बात करें या किसी भी प्रोफेशन की बात करें। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह का माइंडसेट जो है वो आप कहते हैं कि मैं उनसे बोलूं कि वो सेट करें, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, और फिर आपको फॉलो करने के लिए किस तरह की चीज़ें जो हैं उनको अपनी सोच में भरनी पड़ेंगी?
पहले तो हर किसी को अपने को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने बनाया है इसलिए कि हम अपने पैराडाइम के अंदर सबसे उसकी हाइट पे चले जाएं। फॉलो तो हम लोगों को देख सकते हैं एज साइन पोस्ट्स, मगर करना तो हमको खुद ही करना है अपने, ठीक है ना जी। तो पर यही है कि जी कैन नॉट स्ट्रेस इनफ कि जी वो अपने पर्पस को फॉलो करें, जो भी उनका पर्पस है, अपना एप्टीट्यूड डेवलप करें। और वालिदैन को देखना चाहिए कि अगर बच्चे को पेंटिंग करना चाहता है, म्यूज़िक करता है या लॉ में कुछ है, पहले से ही पढ़वाना शुरू कर दें या अलाउ करें चीज़ें करने के लिए। अच्छा, जो गैप है जिसकी आप हमेशा बात करते हैं कि उसको फिल करना है ईस्ट और वेस्ट के दरमियान, ठीक है, जो गैप है, आपको क्या लगता है बेसिक्स अगर मैं आपसे बात करूं कि 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आप समझते हैं कि अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाए ना तो बहुत सारे फ़र्क खुद ब खुद मिट जाएंगे, तो वो क्या चीज़ें हों? जी, पहले तो मैं जब मीडिया के पास जाता हूँ वेस्ट में, तो जब बोलते हैं जी आप कौन है, बोलता हूँ मैं शान रे हूँ, मुसलमान हूँ, एबटाबाद पाकिस्तान का, जहाँ पे बिन लादेन को शूट किया था और किल किया था, नहीं किया था, वो दूसरी कंपाउंड पे, मैं वो उस जगह का हूँ। बोलते हैं नहीं आप वहाँ के हैं, मैं बोला हाँ वहाँ के हूँ। तो बोलते हैं किस तरह हो सकता है, मैं बोला देखें कि हो तो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी लोग बैठे हुए हैं जो मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं, मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं। तो अगर आप ये सोचेंगे कि कोई इंसान एबटाबाद से आया या पाकिस्तान से आया कि भी वो कुछ उसमें ख़राबी है, कोई टेररिस्ट है, फिर आप गलत सोच रहे हैं, है ना। तो फिर मैं उनको ये बातें करता हूँ, क्योंकि वो इस सोच की बात होती है। देखें, इंसानियत एक ही है और हम सब बहन भाई हैं और हम एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट के साथ बर्ताव होना चाहिए हमारा, और इस तरह ही हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। सही, ठीक है। तो मतलब काउंसलिंग जो है वो आप समझते हैं कि दोनों कौमें हैं, उनकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोच का फ़र्क है, मेन सोच जो आप कहते हैं, मेन फ़र्क जो आता है। आई टेल यू एज एन एग्जांपल, देखें अगर हम देखें जेंडर्स, एक औरत होती है और एक आदमी होता है, ये तो नहीं बोल सकते कि भाई आदमियों को सब पता है कि दुनिया किस तरह चलती है, कि औरतों के बगैर तो बच्चे भी ना हो, कुछ भी ना हो तो दुनिया ना चले। तो आदमी और औरत इक्वल होते हैं इन द सेंस कि अल्लाह ताला ने दोनों को लगाया, तो इसलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ सीख सकते हैं। इसलिए ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे के साथ मतलब कि सुन के बातें सुन के सीख सकते हैं ना एक दूसरे से। तो आप वहाँ रहते हैं जब, जी। तो ये जो आपकी माशाल्लाह जो आप बात कर रहे होते हैं पीस के अमन की, तो क्या होती है डिफरेंट एक्टिविटीज़ आप कर रहे होते हैं लोगों को जो है रिफ्रेश करने के लिए या उनके माइंडसेट को चेंज करने के लिए, क्या एक्टिविटी रहती है? जी, मैंने वैसे पाकिस्तान के लिए मैंने फ्लड के लिए भी मैंने डन स्पीचेस टू रेज मनी फॉर इट। आई गिव स्पीचेस ऑन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड यूनियन कि जी दुनिया किधर जा रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो लोग इंटरेस्टेड हैं कि भाई ये पाकिस्तानी हमको एबटाबाद का क्या बताएगा, हैं ये तो वहाँ उस जगह का आदमी है, कौन है। तो जब सुनते हैं बोलते हैं हाँ यार ये तो कुछ बात कर रहा है हमारे साथ। तो ये भी एक अच्छी बात है हमारे लिए कि बताना चाहता हूँ कि भाई मुसलमान जो उनकी कौम है वो किसी से कम नहीं है और किसी ज़्यादा भी नहीं, हम सब इक्वल हैं अल्लाह की आँख के अंदर। हाँ, और ये कहते हैं कि जो जिनकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा चार्म होता है वो खुशबू के बहुत शौकीन होते हैं, परफ्यूम के बहुत शौकीन होते हैं। तो इनकी पर्सनालिटी के चार्म का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि इनका खुद एक ब्रांड है परफ्यूम का, वननेस के नाम से, उसका नाम भी आपने वननेस रखा, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जी, वननेस का मतलब है कि आप अपने साथ एक हैं और दुनिया के साथ एक हैं। क्या बात, ठीक है ना जी। और ये जो उनकी सोच होती है ये होती है नोबल सोच होती है, जिसको हम बोलते हैं अजीम सोच होती है जी। तो ये तो नहीं कि आप नोबल इसलिए क्योंकि आपके माँ बाप बादशाह हैं, नहीं, आप गरीब भी हो सकते हैं और आप अजीम सोचेंगे, अच्छी बात सोचेंगे, सर्विस की बात सोचेंगे तो आप भी नोबल हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वननेस है, थिंक नोबल, फील नोबल, बी नोबल। हाँ, मतलब शाही जो है ना वो जरूरी है आपको महसूस करना कि आप भी किसी जो है सल्तनत के बादशाह हैं और शहजादी हैं, और हर इंसान। तो ये मतलब मेंस एंड दोनों के लिए यूनिसेक्स है ये, और दोनों यूज कर सकते हैं। कब स्टार्ट किया आपने ये ब्रांड, आपने कब लॉन्च? मैं 95 से किया हुआ है, तो काफी लंबा जा रहा है जी, और काफी मेरे कस्टमर्स है सारी दुनिया में। कैसा रिस्पांस रहता है? बहुत अच्छा है, काफी लोग हॉलीवुड में भी पहनते हैं जी। ओके, ग्रेट। अच्छा, ये तो माशाल्लाह देख रहे हैं आप जिस तरह बात किए जा रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी एक्सप्लोर हो रही है, आपकी पर्सनालिटी के शेड्स दिख रहे हैं, और एक कॉन्फिडेंस जो है वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी में, इतने सारे शेड्स हैं। अक्सर कभी महसूस होता है जब आप बैठते होंगे फुर्सत में तो कहते होंगे इस चीज़ से थोड़ा सा वक्त जो है ना मैं दूर हो गया हूँ, फिर इस पे वक्त दूँ, तो कभी लगता है हर चीज़ से इंसाफ हो रहा है? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। देखें, टाइम हमारे पास यही है कि हम पैदा होते हैं और फिर हम चले जाते हैं, ठीक है ना, टाइम ही होता है हमारे पास, तो हर कोई हर चीज़ तो नहीं कर सकता, ठीक है ना जी।
तो यस होता है ऐसे किसके जी मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया, क्योंकि मुझे शौक हर चीज़ का है। तो बट मगर मैं निकालता हूँ टाइम करने के लिए, क्योंकि मुझे जो भी मैं कुछ करता हूँ मैं बड़ा खुशी से करता हूँ और प्यार से करता हूँ, तो इसलिए मैं मिस करता हूँ कि यार ये नहीं किया वो नहीं किया। हाँ जी, और जहाँ इतनी चीज़ें हैं वहाँ एक और चीज़ आप लोगों को बताऊँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये आपने बुक भी लिखी है। जी। और वो अभी आ गई है मार्केट में? वो अभी आएगी, मार्च में आएगी। वो है 300 पेज की, द वर्ल्ड ऑफ परफ्यूम्स एंड फ्रेगरेंसेस। मैं ये बताता हूँ कि पाकिस्तान में भी काफ़ी सेंचुरीज पहले मंजोदारो के एरिया में हमारी परफ्यूम्स हमने भी स्टार्ट की हुई हैं, तो वो भी उसकी भी स्टोरी, और प्लस ऑल्सो कि मैंने पाकिस्तान में भी काम किया है रेवलॉन के साथ यहाँ पे। तो वो भी मेंशन मैंने किया था। अ गुड ब्रांड जिसके साथ आपने काम किया, और इसके साथ ही जो है एक गुड ब्रेक भी मुझे यहाँ पे लेना है। तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बहुत मजे की, अमन की, प्यार की बातें हो रही, तो कहीं मजा आएगा। देखते रहिए नया सवेरा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।